नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन वन मोर एडिशन ऑफ पंचऋषि टॉक्स। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं बुक रिव्यू। बुक रिव्यू एक ऐसी किताब का जो कि पिछले साल की और इस साल की भी सबसे पॉपुलर किताब रही है। वो है पुअर इकोनॉमिक्स, रीथिंकिंग पॉवर्टी एंड द वेज टू एंड इट। ये बुक है अभिजीत बैनर्जी की और ईस्थर डुफ्लो की, जो कि MIT में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। पेंगुइन इंडिया ने छापी है 2011 में। इसमें 10 चैप्टर हैं, 441 पन्ने हैं। अभिजीत बैनर्जी और ईस्थर डुफ्लो जो कि एक कपल हैं, उनकी एक और किताब है इसके बाद आई हुई, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, जो बेसिकली यूरोपियन, अमेरिकन और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में रखी है। लेकिन पिछले साल ये बुक काफ़ी पॉपुलर हुई। इस बुक के पॉपुलर होने के कई कारण हैं। एक जो सबसे मुखर कारण मुझे लगा वो ये है कि ये किताब अमर्त्य सेन और पिकेटी के एरा के बाद की किताब है, और उस एरा के बाद इसने रिसर्जेंस करी है पॉवर्टी के ऊपर और पॉवर्टी थिंकिंग की, और ये इस काल के सबसे बढ़िया डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स या नज इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। सबसे खासियत इस किताब की ये है कि इट्स नॉट अ बुक फॉर डिटेल्ड इकोनॉमिक एनालिसिस, इट्स अ बुक विच इज स्पेसिफिकली रिटन फॉर लेमैन, और आप, मैं, सामान्य लोग इसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, जिनके द्वारा हम इकोनॉमिक्स को जान सकते हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी आलोचना भी करी गई है कि ये बड़ी एनेक्डोटल किताब है। सवाल ये उठता है कि ये किताब अब चर्चा में क्यों है? 2011 में छपने के बाद आज 2019, 2020 और कोविड के बाद के विषयों में हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो एक्चुअली हुआ ये कि 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 बड़े अर्थशास्त्रियों को मिला, जो कि अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, अभिजीत बैनर्जी, ईस्थर डुफ्लो जिनकी ये किताब है, और माइकल क्रेमर, जैसे कि मैंने बताया कि ये डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं। और इन्होंने एक नया युग का शुरुआत करी है जिसमें पॉवर्टी और पॉवर्टी थिंकिंग पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो इट्स एन, एज आई टोल्ड यू, इट्स ए पोस्ट अमर्त्य सेन, पोस्ट पिकेटी एरा, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट पॉवर्टी। आज हमेशा ये समझा गया कि पुअर्स डू नॉट कैरी दैट मच ऑफ वेल्थ, उतना पैसा तो होता नहीं है। तो व्हाट इज द स्ट्राइकिंग पार्ट ऑफ इट? ये बोला गया कि पुअरिटी एंड थिंकिंग अबाउट प्योरिटी एंड पुअर इकोनॉमिक इज नॉट अ सेक्सी फील्ड, सो पुटिंग अ टैग बैक टू इट, these two authors have made it sexy. Why they have made it sexy? Because this book has no theoretical boredom. This book is interesting. It's a global indicator of political and pragmatic thoughts and wonderful stories like a Dai Manju story. If you want to know about Dai Manju story, put down in the comments, I'll tell you. And Poor Economics, as the author बोलते हैं अपनी किताबों में कि इट्स ऑल अबाउट लाइव्स एंड चॉइसेस ऑफ पुअर एंड टेल अस हाउ टू फाइट फॉर इट। एक्चुअली हुआ क्या, 2003 में ईस्थर डुफ्लो और अभिजीत बैनर्जी ने एक लैब बनाई। उस लैब का नाम था अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JPAL भी बोलते हैं। ये एक नेटवर्क था जो एफिलिएटेड प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स और टीचर्स का था अराउंड द ग्लोब। 2011 में इसके 5 ऑफिस थे, आज तो विश्व में कई सारे ऑफिसेज हैं। और उन्होंने एक तकनीक शुरू करी जो कि तकनीक आज तक इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल नहीं हुई थी, और वो तकनीक थी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ध्यान दीजिएगा, ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल वो टेक्निक है जिसको अभिजीत बैनर्जी के नोबेल पुरस्कार में कोट भी किया गया, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के टाइटल में लिखा हुआ था दैट दिस नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इज गिवन टू अभिजीत एंड ईस्थर फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ एलिवेटिंग पॉवर्टी। तो बेसिकली हमें ये जानना चाहिए कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है क्या, जिसकी ये बुक बहुत डिटेल में बार बार चर्चा करती है। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज अ स्मॉल स्केल ट्रायल, जिसमें हम बहुत बड़े प्रोग्राम, बहुत मेगा लेवल पर काम नहीं करते, बल्कि 1000 लोगों का, 2000 लोगों का एक ट्रायल ग्रुप बनाते हैं, और उन ट्रायल ग्रुप्स में डिफरेंट चीज़ों के प्रयोग पर ध्यान देते हैं कि क्या उससे पॉवर्टी एलिवेट हुई। जैसे कि इस किताब में कई जगह जिक्र है मलेरिया ड्रग्स का। अफ्रीका में बेसिकली क्रेमर का काम था, तो क्रेमर ने किस तरह से 1000 लोगों को मलेरिया ड्रग दिया और उनका देखा कि क्या वो 10 साल में पॉवर्टी से एलिवेट हुए, और उन्होंने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स पाए। इसी तरह मॉस्किटो नेट्स, मलेरिया ड्रग एंड स्मॉल स्केल लाइक ORS घोल दिया जाना, और ORS घोल जिन बच्चों को मिला, क्या वो फैमिली पॉवर्टी से एलिवेट हुई, एंड इस तरह की बात है। So in this book, Banerjee and Duflo has concentrated on
South Asia, India, Bangladesh, Pakistan, and Southeast Asia. Whereas Kramer, who is also a part of this lab, has worked on Africa. It's a combination of their research and किस तरह से ये बुक लिखी गई उसमें इसका जिक्र जानना जरूरी है, बिकॉज अब्दुल लतीफ लैब का सारा एनालिसिस और इनके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की टेक्निक का एनालिसिस इस किताब में है। तो आइए देखते हैं बेसिकली ये किताब है। बताया कि इस किताब में 10 चैप्टर है, बट इस किताब के 2 चैप्टर मुझे बहुत खास लगे। एक पहला चैप्टर which says about think again and again, and I love the theme of this chapter, and the last chapter, the chapter of in the sweeping conclusion. When we talk about the first chapter, actually ये book भी और इकोनॉमिस्ट जैसे बाकी और इकोनॉमिस्ट होते हैं उनकी फैंटेसी होती है कर्व्स एंड एनालिसिस, तो उसी कर्व पे शुरू होती है, and that famous curve which Abhijit and Esther used is known as S-shaped curve. एंड अगर आप उसको देख रहे होंगे तो एस शेप्ड कर्व में आप एक चीज पाएंगे कि इनकम टुडे एंड एक एक्सिस पर है और इनकम टुमारो दूसरे एक्सिस पर है, और शुरुआत में आप देखते हैं कि बहुत स्लो इनकम टुडे है एंड इनकम टुमारो भी बहुत लेस है और वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो इनकम जो आज है उससे गरीबों की इनकम पॉवर्टी ट्रैप में होने की वजह से आज की इनकम भले ही वो मौद्रिक रूप में बढ़ जाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो इनकम आने वाले समय में कम हो जाती है, और ये इसका सबसे की पॉइंट है। और इस वजह से नोबेल के बाद आज पोस्ट कोविड वर्ल्ड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस तरह से हम इतनी बड़ी जनसंख्या को उस पॉवर्टी ट्रैप से बाहर लेके आते हैं। और उसके बाद जब आप ऊपर वाला बाकी वाला हिस्सा देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पॉवर्टी ट्रैप से बाहर आ गए उनकी करंट इनकम भी बढ़ेगी और इनकम एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर भी बढ़ेगी। So it is all about that poverty, the famous poverty trap which world is analyzing from a last like at least 5 decades and not able to get a solution out of it. Maybe it's Piketty's fundamentalism or Amartya Sen's theorization, but this book talks about the practical approach. This book, as it says, it starts from 3 eyes and it says कि कहती है कि 3 eyes हैं, 3 आई हैं जिनकी वजह से बड़ी परेशानी है। पहला आई वो चर्चा करती है जिसको बोलती है वो इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता, हम पॉवर्टी को समझते नहीं। दूसरा इग्नोरेंस की वो बात करती है जिसको वो बोलती है आइडियोलॉजी, कि हम आइडियोलॉजी की वजह से पॉवर्टी पर को एलिवेट करने के सही अप्रोच की तरफ बढ़ नहीं पाते। और तीसरा आई की बात करती है वो बोलती है इनर्शिया, यानी हमारी अकर्मण्यता या हमारी पॉलिसीज को जन सामान्य तक ना पहुंच पाना। And I like this thing about this book that this focuses on these 3 things. I repeat it again: ideology, ignorance, and inertia. So this book is divided into 2 parts. Part 1 is about private lives, and जिसमें basically 4 बढ़िया chapters हैं: hunger, a billion hungry people; health, as they call it, health is a low-hanging fruit; and third, family planning, which talks about a beautiful story of a Park Sudarno's big fat family in Indonesia. Education. These 4 chapters are full with anecdotal informations and full with randomized controlled trial information, that किस तरह से randomized controlled trial करके उन्होंने ये देखा कि पॉवर्टी का एलिवेशन पॉसिबल है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बुक टॉक्स अबाउट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें वो बात करती है माइक्रो फाइनेंस, बांग्लादेश, इंडिया, जिसमें वो बात करती है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और रिलक्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप की। तो इन चीज़ों के साथ ऐसे दोस्तों कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई रियली वांट यू टू गो टू अ बुक स्टोर whenever COVID is over and buy this wonderful book. This book deserves to be in your shelf so that आप इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ो। बट जो इनके लास्ट पार्ट में 5 की solutions हैं उन पर जरूर चर्चा करूंगा। So it talks about 5 solutions. First solution, it says that poor are poor because of lack of critical information. लोगों को पता ही नहीं है कि उनको किस तरह से अपने अधिकारों का उपयोग करना है, किस तरह से अपने अधिकार पाने हैं। Second, it talks about too many responsibilities on poor. It talks about wonderful story of a poor family, और इन्होंने एक randomized control trial करके रिसर्च कर जिसमें पाया कि न्यू दिल्ली में रहने वाला एक रिच, न्यू दिल्ली में रहने वाले एक पुअर की तुलना में, जो इनकम कंपैरिजन की तुलना में, न्यू दिल्ली में रहने वाला पुअर अपने प्राइमरी हेल्थ पर ज़्यादा खर्च करता है और उन बीमारियों पर ज़्यादा खर्च करता है जिनसे वो बच सकता है, और जो
शहरी अमीर है वो उन बीमारियों पर खर्च करता है जिनसे जो कि एडवांस स्टेज में पहुंच गई हैं, यानी इन बीमारियों को जो गरीबों को हो रही है उनको रोका जा सकता है। ORS से, मॉस्किटो नेट से, मलेरिया की दवाइयों से या डीवॉर्म करने से। सो इट्स वंडरफुल दैट देयर आर टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन पुअर। Third is about market unavailability, institutional. Fourth is about institutional environment, and fifth is really interesting. It is about changing expectations. That we should not think that Manrega or any other policy will come and change the world in a bit. So this is what this book is all about. Now, before ending this book with you, I really want to read the last line, which I feel is the soul of this book. It says that at least we can stop pretending that there is some solution at hand, or instead join hands with millions of well-institutioned people across the world, elected officials, bureaucrats, teachers and NGO workers, academicians and entrepreneurs, in the quest for many ideas, big or small, that will eventually take us to the world where no one has to live under 99 cents per day. So the book is outstanding. I review it and I rate it 4.2 out of 5 stars because of its lucidity and wonderful information. So if you are there, go get a copy for yourself. And if you like my book review, please do like, share, subscribe. Please share your comments. I'm looking forward for them. Thank you. Bye bye.